हेलो लर्नर्स, मैं हूं चंदना दास। हम आज डिस्कस करेंगे द पार्ट 2 पर्सनालिटी एंड इट्स थ्योरीज। उसका सम ऑफ देम आई हैव कंप्लीटेड। और अभी कार्ल रॉजर, मैक्स वर्दमान एंड कार्ल कॉफका, ये तीन रह गए हैं। सो लेट्स डिस्कस इन तीनों को क्विकली हम एक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ कार्ल रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, इसमें क्या कहा है कार्ल रॉजर ने? लेट्स गो फॉर दैट। Carl Rogers is one of the most influential psychologists in 20th century. And he's best known for a method known as client-centered method. So this client-centered therapy is mostly comes under the background of counseling. There is a therapy where the counselor gives much importance to the counseling, to the person who comes for counseling. Okay, client-centered, or you can say person-centered, both are same. That means the counselor is given the most importance. The counselor has to listen to the counselee, whatever she says, जो भी कहती है वो या कहता है, जिस तरह से, मतलब सिर्फ सुनना है, पूरा इम्पोर्टेंस देना है। और अगर कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है तो इस तरह से करना है कि जो काउंसलर है उनको कोई नुकसान ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो। शी इज द सेंटर, जो पर्सन, जो क्लाइंट है उन्हीं को सेंटर में रखे हुए, मतलब आप बॉस नहीं हो, जो क्लाइंट है वो बॉस है। वो जैसे कहेगी, इट्स नॉट दैट वो जैसे कहेगी, पर वो जो कुछ भी कहेगी उसके बेसिस पर ही आपको उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने हैं, उसके हर एक प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सुनना है। और आप उसको डिमांड ही कर सकते हैं कि इस तरह से ही आपको काम करना है। ओके, सो शी इज द सेंटर। तो ये थेरेपी है जो कार्ल रॉजर ने दिया था। सो किस तरह से वो पर्सनालिटी में इस क्लाइंट सेंटर थेरेपी को किस तरह से वो पर्सनालिटी में एक मिलाप कर लेती है, वो हम देख लेते हैं अभी। यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कैरियर, उनके कैरियर के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप प्लीज गो थ्रू देम। वेयर ही वर्कड, कहाँ से स्टडी किया, पीएचडी किया है कहाँ से, उनके किताब के नाम कुछ यहाँ पे मैंने दिया है। एक ही रोट वन बुक, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, इस किताब को आप अच्छे से याद कर लो। एंड यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने? थेरेपिस्ट शुड सीक टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देयर क्लाइंट्स, मतलब मस्ट नॉट बी जजमेंटल, क्लाइंट्स को लेके कोई जजमेंटल नहीं होंगे आप, उनको अच्छे से समझना और उनको जैसा भी है उस तरह से एक्सेप्ट करना ही एक थेरेपिस्ट का काम है। उसी के बारे में काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी इस किताब में उन्होंने कहा है, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू लिटिल बिट साइकोलॉजिकल कैरियर, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। हम आते हैं नाउ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरीज, और यू कैन से सम पार्ट्स ऑफ द थ्योरीज, जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ये एब्राहम मैस्लो का थ्योरी है। आई होप आप सब लोगों ने इसको पढ़ा है डिग्री में, मास्टर डिग्री में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी में क्या था? एक पिरामिड शेपेड डायग्राम था जिसमें हम नीचे से स्टार्ट करते थे। जैसे कि एकदम नीचे था कुछ फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। उसके बाद उसके ऊपर था सेफ्टी नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स, मतलब जब वो नीचे वाला लेवल आपको मिल जाता है, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये जो बेसिक नीड्स है, ये जब आपको मिल जाता है देन यू गो फॉर सिक्योरिटी, जैसे कि कोई जॉब ढूंढना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मनी सिक्योरिटी हो सकता है। उसके बाद लविंग एंड बिलोंगिंग नीड्स। अब जब यू सेफ्टी वाला नीड हो जाता है उसके बाद यू गो फॉर सम रिलेशनशिप्स, लविंग एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। जब रिलेशनशिप्स भी आप बना लिए हो, यू आर इन अ गुड रिलेशनशिप विद पीपल, देन कम्स एस्टीम नीड्स कि आप एस्टैब्लिश्ड, प्राइड, पूरा एकदम क्या कहते हैं, रिस्पेक्टफुल पर्सन जब बनना चाहते हो, वो नीड आता है। उसके ऊपर जो हाईएस्ट है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आप क्या कह सकते हो कि एक आदमी को, उसको हर एक चीज से अपने, ही इज हैप्पी विथ एवरीथिंग ही हैव, वो खुश है, ही हैज रियलाइज्ड, सेल्फ रियलाइजेशन आप बोल सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोल सकते हैं कि ही हैज रियलाइज्ड ऑल इट्स नीड टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। अब उसको और कुछ नहीं चाहिए,
एकदम जो पिरामिड के जो नीचे से नीड्स था, ही हैज फुलफिल एवरीथिंग, और एकदम लास्ट में नाउ ही इज सेटिस्फाइड विथ व्हाटएवर ही हैज। सो ये मैस्लो का था। एंड Carl Roger, he was much more inspired by Abraham Maslow's theory. So यहाँ पे क्या कहा है that Roger believed humans are primarily driven by the motivation to self-actualize. Yes, humans we are always driven to the motivation कि हम always ये self-actualization प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. We always need to be self-actualized. We are always in a drive to go there. So इस drive में जो भी हम behavior फॉलो करते, जो भी हमारा बिहेवियर होता है, उसी को कार्ल रोजर ने इंपॉर्टेंस दिया है। Okay, he has said that he is inspired by Abraham Maslow's theory and he also accept that theory. Okay, and he believed that all behavior is motivated by actualization tendencies which drive a person to achieve at his higher level. However, people are constrained by the environment, so they will only be able to self-actualize if the environment support them. कभी-कभी होता है कि environment support नहीं करते हैं ना, आपको हर एक चीज नहीं मिलता है, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो लास्ट नीड है वो अटेंड नहीं कर पाते हो. दैट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू आर ना, उस तरह से होता है. तो जस्ट रिमेंबर अब्राहम मैस्लो का जो थ्योरी था, इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय कार्ल रॉजर पर्सनैलिटी थ्योरी. ओके, ही ऑल्सो सेज दैट पीपल्स पर्सनैलिटी इन दैट वे इज ऑल्सो डेवलप. जब एक एक नीड आप फुलफिल करते जाते हो, यू डेवलप अ गुड पर्सनैलिटी. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. अब यहाँ क्या कहा गया है कि वी नो व्हाट इज अनकंडीशनल. कोई भी कंडीशन ना होना. अनकंडीशनल लव, किसी को प्यार करना किसी भी कंडीशन में नहीं, वो जिस तरह से है, कोई भी मिस्टेक करे whatever, then it is called unconditional. Whenever we put something without any condition, then it's unconditional. So यहाँ पे unconditional positive regard, positive regard we have understood, किसी के लिए positive सोचना. तो unconditionally positive regard ये किसके लिए कहा गया है कार्ल रॉजर ने, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि सेंटर, क्लाइंट सेंटर थेरेपी. So client centered therapy में client को आप importance दोगे. So you must offer unconditional positive regard to the client. Okay, the therapist must offer the client unconditional positive regard. That means you must listen to him or you must give attention to him unconditional. Everything should be positive. If अगर वो client बहुत गुस्सा है आपसे, you will always have to be smiling. आपको मुस्कुरा के उसे आंसर करना है, उस पर गुस्सा नहीं होना है. Okay, in that way everything has to be positive. तो ये हुआ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. लेकिन कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कब होता है, तो आपको पता है कि कंडीशनल जब तब होता है when you have some approvals. जैसे कि an individual only receive approval, उसको आप पॉजिटिव रिगार्ड तब दोगे if they behave in a way so that meets a social partners approval. ये तो लव के बारे में था. यहाँ पे कहा गया है कि कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होगा कि अगर कोई क्लाइंट, किसी क्लाइंट को आप पॉजिटिव रिगार्ड तब दे रहे हो जब क्लाइंट आपसे अच्छे से बात कर रहा है. दैट मीन्स एक कंडीशन में ही, एक कंडीशन में ही आप उसको पॉजिटिवली ट्रीट करोगे कि नहीं वो अच्छे से मेरे से बात कर रहा है तो मैं भी अच्छा रहूंगा. नहीं, यू हैव टू बी अनकंडीशनल. ही माइट बी रूड, वो रूड हो सकता है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में है, काउंसलिंग के लिए आया है, ही हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स, वो फ्रस्ट्रेशन में रह सकता है, राइट. सो यू हैव टू बी अनकंडीशनली पॉजिटिव टुवर्ड्स हिम. तो ये कार्ल रॉजर का एक कंसेप्ट है. और यहाँ पे कहा गया है कि पीपल हु एक्सपीरियंस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड स्पेशली फ्रॉम देयर पेरेंट्स व्हाइल दे आर ग्रोइंग अप आर मोर लाइकली टू सेल्फ एक्चुअलाइज. तो अनकंडीशनली पॉजिटिव रिगार्ड जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं या बांटते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, मतलब he almost likely to attain self actualization, उसको प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है. इस तरह से कार्ल रॉजर ने कहा है, but it might not be true in some cases. हम तो इसको इन रियलिटी मानते ही नहीं है, क्योंकि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आजकल आप किसको दे पाते हो? हमेशा हम कंडीशनल ही रहते हैं. अनकंडीशनल लव माता पिता के अलावा या कोई बहुत अपने हस्बैंड या अलावा और कौन कर सकता है? एवरीबॉडी टुडे needs something for something.
सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये भी कार्ल रॉजर ने कॉन्सेप्ट कहा है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, अपने बारे में जो आपको नॉलेज है, व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ, जो आप कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूज रखते हैं अपने बारे में, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है एक, और एक है निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली आप अपने बारे में जो अच्छा समझते हो, और निगेटिव जो आप अपने बारे में सोचते हो कि मैं मतलब दुखी, सबसे दुखी मैं हूँ, हाँ, और मैं जो हूँ मुझे पसंद नहीं है, उस तरह का निगेटिव सेल्फ मतलब अपने आप को एक निगेटिवली देखना, एंड यू आर नॉट हैप्पी विथ हु यू आर, ठीक है। देन आइडियल सेल्फ, अभी ये देखिए आप, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ ये दोनों अलग अलग चीज है। आइडियल सेल्फ वो है जो कि आप बनना चाहते हो, हाँ, सपोज आपको बहुत एक बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, वो एक आइडियल सेल्फ है, आप उस तरह से अपने आप को देखना चाहते हो, आप हो नहीं। रियल सेल्फ है जो कि आप एक्चुअली में हो, द पर्सन यू रियली आर। तो ये रहा आइडियल और रियल सेल्फ का डिफरेंशिएशन। अब ये जो आइडियल और रियल सेल्फ के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है कि आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हो और आप कौन हो, उसमें हमेशा एक कॉन्ग्रुएंस रहता है। कॉन्ग्रुएंस मतलब कॉन्फ्लिक्ट की तरह कि congruence is not said to be conflict, I'm sorry, congruence is say that you're happy or you're stabilized। suppose आप जो बनना चाहते हो, वो आप बन गए हो, हाँ, आप अपने आप को जिस तरह से देखना चाहते हो और असल में आप वो हो ही, देन यू विल एक्सपीरियंस कॉन्ग्रुएंस, एक स्टेबिलिटी। मतलब हाँ, दोनों जो सेल्फ है, आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक स्टेबिलिटी है, क्योंकि आप जिस तरह से अपने आप को देखना चाहते थे आप उस पर ही हो। लेकिन अगर आप जिस तरह से अपने आप को देखना चाहते हो और आप वो नहीं हो, तब आप में आएगा इनकॉन्ग्रुएंस, और यही लाएगा मैल एडजस्टमेंट। आप कोप अप नहीं कर पाओगे, हमेशा यही सोचते रहोगे काश मुझसे सब बन पाता, लेकिन मैं हूं नहीं, धिक्कार है अपने आप पे। हाँ, लोग बोलते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो एंड ऑल दैट। सो वही है इनकॉन्ग्रुएंस, यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, और आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या जानना है, आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ, कॉन्ग्रुएंस मतलब जो अपने आप दोनों सेल्फ के बीच में एक स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हो, और इनकॉन्ग्रुएंस जो दोनों सेल्फ के बीच में कोई स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होता है। ओके, सो आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कार्ल रॉजर ने अपनी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में कहा है। नाउ अ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, ये बहुत इजी है, आप एक बार देख लीजिए, एक फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन कौन है? जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्वायर कर चुका है। वो किस तरह का है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस, किसी भी एक्सपीरियंस के लिए इज ओपन, लिविंग इन द मोमेंट, हाँ, मोमेंट में जीता है, ट्रस्ट इन वंस फीलिंग्स एंड इंस्टिंक्ट्स, अपने आप पे भरोसा करता है या किसी और के इंस्टिंक्ट्स और फीलिंग्स पर भरोसा है। सेल्फ डायरेक्शन, अपने आप को खुद डायरेक्ट करता है, एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस, खुद चॉइस बना पाता है, क्रिएटिविटी, मेलिएबिलिटी, रिलायबिलिटी, फीलिंग फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड, ये सब है एक फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन में। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है अमॉन्ग ये नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा होगा फुल्ली फंक्शनिंग, या फिर कौन सा नहीं है, हाँ, या फिर इनमें से चुनो कौन कौन सा होगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सो फाइनली पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 3 कंपोनेंट्स अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट कार्ल रॉजर ने दिया है, वो है कि सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ एंड आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ हमने पढ़ा है। सेल्फ इमेज है कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हो, पॉजिटिवली देखते हो, निगेटिवली देखते हो। सेल्फ वर्थ है कि क्या वैल्यू देते हो आप अपने आप को, अच्छा, अपने आप को एक अच्छे पोजीशन में समझते हो, किसी का होता है ना सेल्फ वर्थ, अपने आप को बहुत ही अच्छा वैल्यू देना, जो भी हो आप, आपके पास जितने भी पैसे हैं, या फिर आप जॉब करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आप अपने आप को हमेशा एक अच्छा वैल्यू देते हो, यू सेल्फ वर्थ, यू वर्थ योर सेल्फ। तो ये दोनों सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ, ये भी आपको अच्छे से समझना है। सेल्फ इमेज इज हाउ यू सी देमसेल्व्स, वो आप अपने आप को जिस तरह से देखते हो, लोग आपको उस तरह से नहीं भी देख सकते हैं, ओके, इट डिपेंड्स। सो ये 3 सेल्फ आपको अच्छे से याद करना है।
एंड लाइकवाइज इसका भी क्रिटिसिज्म है कि लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, कोई एविडेंस, एम्पिरिकल एविडेंस मींस कोई ऑब्जर्विंग एंड एक्सपेरिमेंट करके कोई एविडेंस नहीं निकला है इन सब का, जो अभी मैंने जितना भी समझाया कि ऐसा ही एक्चुअली चलता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसे ही होते हैं। देन सो अब हम आते हैं मैक्स वर्देमर। देखिए मैक्स वर्देमर, आपको पता है 3 नेम्स आर सो फेमस, कॉफका, कोहलर, कॉफका, वर्देमर। इन लोगों ने जस्टल थ्योरी बनाया था। वहां पे जो एक क्या है सुल्तान, एक जो चिंपांजी था, उनके ऊपर काम किया था कि कहा गया था एवरी पार्ट्स शुड बी सीन एज अ होल, उस तरह से कहा था कि ये जस्टल। सो यहाँ पे क्या हमको एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सिलेबस वर्देमर और कॉफका, उन्होंने इंडिविजुअली एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम तीनों एक साथ काम करने के अलावा इंडिविजुअली वर्देमर और कॉफका ने कहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है वो पढ़ना है हमें, ठीक है। एक बार ऐसे ही देख लेते हैं कि जस्टल, जिसमें उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। जस्टल क्या है? जस्टल इज अ जर्मन वर्ड, ये हमें पता है, जिसका अर्थ है शेप, फॉर्म, एसेंस और होल। मतलब टू सी थिंग्स एज अ होल, किसी को पार्ट पार्ट में देख के एज अ होल एनालाइज करना। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक प्लांट है, हम जो साइंस में हम लोगों ने जब हम छोटे थे तो हमने पढ़ा था, हम क्या करते हैं प्लांट के हर एक पार्ट्स को पहले पढ़ते हैं, स्टेम, लीव्स, उस तरह से पढ़ के जाते हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, देन द बड, देन द फ्लावर, व्हाटएवर। हम पार्ट्स को पढ़ के एज अ होल उसको अब प्लांट बोल करके एनालाइज करते हैं, इसको कहते हैं जस्टल, टू सी थिंग्स एज अ होल। ओके, जस्टल इज अ साइकोलॉजी टर्म व्हिच मींस यूनिफाइड होल, हर एक पार्ट को जोड़कर एक जो होल हम एनालाइज करते हैं। इट रेफर्स टू थ्योरीज ऑफ विजुअल परसेप्शन, चीजों को परसीव करना एज अ होल। नाउ ये तो रहा जस्टल, जो तीनों ने जस्टल इस वर्ड में काम किया था और एक थ्योरी निकाला था जो कि सुल्तान ने किया, वो हम लर्निंग थ्योरी में अच्छे से इन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि वर्देमर का he was one of the 3 founders of gestal psychology, ये जो मैंने अभी बताया, along with Kafka and Kohler, ये आपको याद रखना है। और एक किताब है प्रोडक्टिव थिंकिंग, ये आपको याद रखना है, एक किताब है प्रोडक्टिव थिंकिंग, उन्होंने लिखा था। और फी फेनोमेनन, इस वर्ड पर बहुत इंपॉर्टेंस दिया है वर्देमर ने। फी फेनोमेनन, एक एग्जांपल दे दीजिए फी फेनोमेनन की, चीजों, कोई चीज को आप जब उसे मूव करते हुए देखते हो बट एक्चुअली वो मूव नहीं करते हैं, जैसे कि दिवाली में जो हम लाइट्स लगाते हैं, वो जो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, तो क्या होता है हम उसको देखते हैं कि वो इस तरह से मूव कर रहा है, इस परसेप्शन को बोलते हैं फी फेनोमेनन। ओके, टू सी थिंग्स टू बी मूविंग बट एक्चुअली दे आर नॉट मूविंग, मतलब इसको हम लोग का परसेप्शन एक अलग है उसके लिए। जैसे कि फिर टीवी में भी तो ये फी फेनोमेनन ही चलता रहता है। टीवी में हम क्या देखते हैं, रील्स चेंज होते रहते हैं। टीवी में जो एक्चुअली पर्दे में जो चीजें देखते हैं वो एक्चुअली क्या वहां पे मूव करता रहता है। वो जो फिल्म बनाया था कैमरा के बाहर तब मूव किया, लेकिन कैमरा के अंदर जब कैप्चर होता है, दैट इज द फी फेनोमेनन। थिंग्स आर एक्चुअली नॉट मूविंग, इट्स जस्ट एन इल्यूजन एंड वी सी देम एज मूविंग। ठीक है, हर एक पन्ने पे जो हम एक ट्रिक दिखाते हैं ना, अलग अलग करके पिक्चर ड्रॉ करके उसको, तो उस किताब को पूरी तरह से पन्ना अगर आप मूव कर दो तो ये ऐसा लगता है कि एक चीज मूव हो रहा है। बहुत ही पुराना ट्रिक है जो यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं फी फेनोमेनन। ओके, अगर इसमें कोई परेशानी है तो यू कैन आस्क मी। तो Vortimer he discussed mostly in perception, okay, organization of perception forms। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दिया हुआ है, कुछ लॉज दिया हुआ है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और उन्होंने क्या कहा है कि लार्जर होल सेपरेटेड फ्रॉम एंड रिलेटेड टू वन अनदर। मैं यहाँ पे पढ़ के देती हूँ। Vortimer lays out laws central to gestal movement। हर एक चीज यहाँ पे इट इज सेंट्रल टू जेस्टल, होल पार्ट्स के बारे में ही कहा गया है, बस लॉज को उन्होंने डिवाइड किया है बेस्ड ऑन जेस्टल। नोटिंग दैट given a number of stimuli we tend not to perceive independent, हम चीजों को इंडिपेंडेंटली परसीव नहीं करते हैं कभी कभी। हाँ,
हम उसको लार्जर होल सेपरेटेड फॉर्म में कभी कभी परसीव करते हैं या फिर रिलेटेड टू वन अनदर, इस तरह से देखते हैं। तो जस्ट लेट्स गो एंड सी कि ये प्रिंसिपल्स क्या है और किस तरह से इनको हम परसीव करते हैं। यहाँ पे एक है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी। Principal proximity states that when two or more elements are close to each other, the position of these elements portray the relationship between separate parts. जैसे कि ये लोग एकदम क्लोज है, इसलिए इसको हम अलग से देख पा रहे हैं। फिर ये दो कॉलम हम इनको एक साथ नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गैप है और इन दोनों में क्लोजनेस ज्यादा है। ठीक है, इसको एक, ये दो, ये तीन, इस तरह से हम देख पा रहे हैं। ये एक बॉन्ड, हाँ। तो why we see things, इसको हम क्यों एज अ होल इसको परसीव कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लोजनेस। सो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। देन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे कि ये डॉट्स इस तरह से ऐसे 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 ये कंटिन्यू है, इसलिए हम इसको इस तरह से देख पा रहे हैं। मैं इस डॉट को और इस डॉट को रिलेट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि दे आर नॉट कंटिन्यूअस, दे आर फार। इनको रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि दे आर continuing. So इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। Then comes principle of closure. Proximity और closure अलग है। Proximity is every elements are close, और यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ किया होगा, आप देखिए ये एक ट्राइंगल, मैं इसलिए इसको परसीव कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ क्लोजर। तो ये जो है, ये हम एक शेप अपने आप बना लेते हैं क्लोजनेस के कारण, लेकिन प्रॉक्सिमिटी में शेप बनाने के बारे में नहीं कहा है। वो कोई भी शेप हो सकता है, बस उसको क्लोज के कारण एक झुंड में देख पाते हैं। यहाँ पे कोई झुंड के बारे में नहीं, यहाँ पे कोई एक शेप आ जाता है क्योंकि हम उसको इस तरह से परसीव कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। नाउ तो यहाँ पे ये ट्राइंगल सा लग रहा है, ये भी इन्वर्टेड ट्राइंगल सा लग रहा है। ओके, अगेन दिस सीम्स टू बी सर्कल, सर्कल हो सकता है बिकॉज ये क्लोज है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, चीजों को सिमिलर देखते हैं तो उनको एक साथ देखते हैं। जैसे इन सर्कल्स को मैं एक है तो एक मान रही हूँ, हाँ। ये स्क्वायर्स एक है तो इनको मैं एक साथ देख रही हूँ, हाँ। एज अ होल मैं इन लोग को एक करके समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन ये एक लाइन करके मैं परसीव कर पाती हूँ, ये एक लाइन करके परसीव कर पाती हूँ। अगर ये सब सर्कल होते तो मैं ये एक एज अ होल एक झुंड समझ पाती। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। हम सिमिलर्स को हमेशा एक साथ देख पाते हैं। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नेंस, मतलब गुड फिगर, लॉ ऑफ गुड कॉन्फिगरेशन, गुड फिगर। ये कोई भी कुछ भी बना के रख दिया, लेकिन हमने इसको एक गुड फिगर में परसीव किया है। मैंने इसको सपोज एक अच्छा सा कोई एक प्लेट है बड़ा सा, इस तरह से परसीव किया है, या कोई इसको दो इंसान का चेहरा करके परसीव कर सकता है। ठीक है, हाउएवर आप एक फिगर बना के उसको परसीव करते हो, लॉ ऑफ गुड फिगर, मीनिंगफुल फिगर। ठीक है, उसको प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नेंस बोलते हैं। तो लास्ट है हमारे कार्ड कॉफका। कार्ड कॉफका ने जेस्टल साइकोलॉजी में काम किया था कॉहलर और वर्डेमर के साथ, लेकिन उन्होंने अपने ही तरीके से एक अलग कंट्रीब्यूशन दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट में। ये आपको याद रखना है, कंट्रीब्यूशन चाइल्ड डेवलपमेंट। सो मैक्स वर्डेमर, कॉहलर, कॉफका एक साथ काम किया है इन्होंने जेस्टल साइकोलॉजी में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ही एक्सटेंडेड जेस्टल थ्योरी टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये आपको याद रखना है कि उन्होंने अलग से ये जेस्टल साइकोलॉजी को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में उन्होंने एक्सटेंड किया है, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में मेनली उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में इसको एक्सटेंड किया है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में है, ये आप देख लीजिए। देन जेस्टल थ्योरी, थोड़ा सा किस तरह से जेस्टल थ्योरी में क्या है, वर्डेमर, कॉफका, कॉहलर, दे वर एस्टैब्लिशिंग, कैसे, मतलब वो लोग आए, they were establishing the theoretical experimental basis of gestal psychology that favored a holistic approach to perception. हम चीजों को कैसे पार्ट बाय पार्ट करके एज अ होल परसीव करते हैं। ठीक है, उस पर उन लोगों ने काम किया। His classical contribution to psychology is principle of gestal psychology. कॉफका का अलग से उनका एक कंट्रीब्यूशन है प्रिंसिपल ऑफ जेस्टल साइकोलॉजी। ये एक बुक हो सकता है, जर्नल हो सकता है, जो कि पब्लिश हुआ था 1935 में, ये आपको याद रखना है। और कार्ल कॉफका ने कंटिन्यू किया था
जेस्टल साइकोलॉजी को और अलग से विजुअल परसेप्शन पर रिसर्च किया, ठीक है। एंड ही बिगेन न्यू स्टडीज ऑन मेमोरी, थिंकिंग, इन पर काम किया है कि मेमोरी हम किस तरह से मेमोरी पे, मतलब जेस्टल साइकोलॉजी को उन्होंने मेमोरी में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो देखी। एंड थिंकिंग में, मेमोरी थिंकिंग मतलब माइंड रिलेटेड वॉट एवर एस्पेक्ट्स है उसमें उन्होंने जेस्टल साइकोलॉजी के थ्रू हेल्प थोड़ा सा एक्सटेंशन किया, ठीक है। Then in 1914 कॉफका began studying hearing impairments. Hearing impairments के ऊपर भी उन्होंने स्टडी किया है इन ब्रेन डैमेज्ड पेशेंट्स, ये भी एक काम उन्होंने किया है। हियरिंग इम्पेयरमेंट्स को स्टडी किया है, जो ब्रेन डैमेज्ड पेशेंट्स है उनको उनका हियरिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ा है ड्यू टू डैमेज इन द ब्रेन, वो देखा उन्होंने स्टडी करके, ठीक है। फिर उन्होंने जेस्टल प्रिंसिपल चाइल्ड डेवलपमेंट में अप्लाई किया था, उसमें थोड़े से कुछ पॉइंट्स है। तो उनका मेजर जो एक्सटेंडिंग है जेस्टल थ्योरी टू डेवलपमेंट साइकिल्स, ये पब्लिश हुआ था 1921 में। हमेशा याद रखिए कॉफका ने कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एडोलसेंट है, चाइल्डहुड है, एडल्ट है, जेरेंटोलॉजी है, बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ पे अप्लाई किया था, चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। He maintained that infants perceive and respond holistically. वो उनके हिसाब से इन्फेंट्स पहले परसीव करते हैं चीजों को, उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं। हम देखते हैं कभी एक चीज वो हाथ में लेके बहुत देर तक उसको घूरते रहते हैं, पर मतलब समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं कि इसके साथ क्या करना है, ठीक है। सो उन्होंने परसेप्शन जो वर्ड है यहाँ पे क्या उन्होंने स्टडी किया है कि इन्फेंट्स he come up with कि infants first perceive and then respond. Okay. Then Robert Ogden, he is an editor. ये एक editor है, आप लिख सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। Translated Kafka's work, कॉफका का जो ये काम है उन्होंने ट्रांसलेट किया था, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का ये जो काम है उन्होंने ट्रांसलेट किया था, एंड इट वाज पब्लिश इन 1924। क्या नाम था, द ग्रोथ ऑफ द माइंड एंड इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड साइकोलॉजी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसने ट्रांसलेट किया था, रॉबर्ट ऑगडन, सो यू हैव टू रिमेंबर, ओके। ट्रांसलेशन है ये। देन जेस्टल साइकोलॉजी वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द ट्रेडिशनल, ये साइकोलॉजी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपोज किया था कि इस तरह से परसेप्शन नहीं होता है जिस तरह से आप लोगों ने कहा है, ठीक है। हमेशा हम पार्ट से ही होल को एनालाइज नहीं करते हैं, कभी कभी हम चीजों को एज अ होल भी एनालाइज करते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट somehow he maintained to give evidences, और यहाँ पे हम not much, यहाँ पे उनका क्रिटिसिज्म ज्यादा नहीं हुआ है, we still follow his principles, हम अभी भी फॉलो करते हैं जेस्टल साइकोलॉजी। He continued his research on visual perception and his results were published in the 4 volumes Smith College Studies in Psychology, ये आपको याद रखना है, ये भी एक पब्लिश हुआ जर्नल में, as well as German Gestal Journal, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है इसमें, इजी है, आप प्लीज यू गो थ्रू दिस, आपको अच्छे से इनको स्टडी करना है, ओके। अगर यहाँ पे आपको कुछ समझ में ना आए देन यू कैन आस्क मी, हम लाइव क्लास करेंगे, यू कैन गो थ्रू। देखिए ये तो एस के मंगल के बुक में तो कुछ टर्म्स जो है मैंने बुक का भी दे दिया है, लेकिन जो कुछ बुक में अच्छे से नहीं है, जैसे कि फ्रॉड, ये मैंने थोड़ा सा नेट से आपको दिया है, आप खुद से भी अगर नेट में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। कार्ल रोजर का भी मैंने ये दिया है नेट से, और वर्देमर का भी मैंने नेट से स्लाइड बना के आपको दिया है, स्लाइड्स थे उनका ही एक स्नैपशॉट दिया है, इतना काफी है, ठीक है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंस अगर मुझे मिलता है मैं आपको ग्रुप में भेजती रहूंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर के इस इज इनफ, ओके। कॉफका का भी आप देख सकते हो। वर्देमर, कॉफका और कोहलर का जो जेस्टल साइकोलॉजी जो थ्योरी सुल्तान के साथ किया है वो हम लर्निंग थ्योरीज में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए। सो आज के लिए पार्ट 2 इतना ही, नेक्स्ट हम सेक्शन बी में स्टार्ट करेंगे, ओके, थैंक यू।